गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12th स्टैंडर्ड में थे, आपने तब भी पढ़ा है। बीकॉम फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं और पीजी में भी आप फिर से पढ़ेंगे। मतलब आपको इससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है या ये पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे अकाउंटिंग का, क्योंकि हम इसको 3 बार पढ़ रहे हैं और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम उसका कोई एक हायर लेवल देखते हैं, राइट। अभी जैसे 12th में तो सिर्फ एक चैप्टर था, राइट, उसका भी वेटेज बहुत कम रहता है। थर्ड ईयर में आते हैं तो पूरी बुक जो है वो सिर्फ इस चैप्टर पे बेस्ड है, दैट इज योर मैनेजमेंट अकाउंट। यस, एक पूरी बुक जो है ना वो आपकी, अभी आपको समझ में आएगा कि पूरी बुक में जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ इसी एक चीज़ के लिए, एनालिसिस के लिए। और जब आप पीजी में जाते हैं तब भी आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट रहता है और उसमें भी आप इन्हीं को पढ़ते हैं। लेकिन बस होता क्या है कि हर लेवल पे आप इसकी स्टडी जो है वो और डीप होती जाती है, राइट। आज हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सब लोग बहुत फेमिलियर हैं इससे। जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल होता है उसका लास्ट स्टेप होता है हमारा ये एनालिसिस, राइट। जैसे कि हमने सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होता है जर्नल, उसके बाद में लेजर, देन पोस्टिंग, इसी को हम क्या कह सकते हैं, समराइज्ड या समराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग, और इसी के बाद आ जाता है हमारा एनालिसिस। तो ये एनालिसिस वाला जो पार्ट, देखिए यहाँ तक का तो जो पार्ट है वो कौन करता है, लोअर लेवल करता है। एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो कौन करता है, हायर लेवल करता है। इसीलिए आपकी बुक का क्या नाम है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। अब मैनेजर बैठ के जर्नल एंट्री नहीं करेगा, मैनेजर बैठ के पोस्टिंग नहीं करेगा, मैनेजर बैठ के अकाउंट का बैलेंस नहीं निकालेगा और ना ट्रायल बनाएगा। वो क्या करेगा, सीधे एनालिसिस पार्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए हर लेवल में, आप 12th में हैं तो आपको ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट और पी&एल, राइट। इसी का एनालिसिस आपको पता है कि भाई यही एनालिसिस हो रहा है। अब जब आप बीकॉम इसमें आए हैं फाइनल ईयर में, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, स्टेटमेंट का मतलब थोड़ा और ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। तो ऐसे मैंने कहा ना, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका और डीप एनालिसिस हम करते जाते हैं। मगर मैं ये कहती हूँ कि ये टॉपिक एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इतनी बार रिपीट हो रहा है। 12th में था, फिर कॉलेज में था, यूजी में था, फिर पीजी में है, तो आखिर इसकी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसमें हम आते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस में कि व्हाई वी आर स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी गेट टू नो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, सब लोग उस कंपनी के प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलेगी, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। जब आप पी&एल की स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी और द पर्टिकुलर बिजनेस। देन डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ से यहाँ पर मतलब है जैसे कि फर्स्ट ईयर सपोज 1 करोड़ का प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर देन 2 करोड़ पे पहुंच गए, तो यू कैन से कि भाई तो कंपनी जो है, कंपनी का ग्राफ जो है वो ग्रोथ में जा रहा है, राइट। हम कहेंगे कंपनी कैसी है, ग्रोथ करे, कंपनी ग्रोथ करे तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न अच्छा है, इन्वेस्टर्स आर सेफ, ओके, इसलिए उनको ग्रोथ की बहुत चिंता होती है कंपनी की। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल और एफिशिएंसी। मैनेजर्स की एफिशिएंसी का मेजरमेंट होता है ये एनालिसिस, और थ्रू द
Analysis of the financial statement, we can measure the skill of the manager, right? यदि आपका मैनेजर बहुत स्किल्ड है, यदि उसकी प्लानिंग सही थी, उसके टारगेट सही थे, उसके बाकी सब स्ट्रैटेजीज सही थी, तो ऑब्वियसली वो अच्छा प्रॉफिट उसने अचीव किया होगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट होता है इसमें आपका नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी। अब आप कहेंगे इसमें सॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है आपकी कंपनी में, वो हर इंसान ये जानने में इंटरेस्टेड है कि उसका पैसा रिटर्न करने की कंडीशन में आप है कि नहीं। देखिए, आप लोन भी लेने जाते हैं बैंक के वगैरह में, तो क्या एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या उसे गवर्नमेंट भी क्या उसे लोन देगी? नहीं। क्यों? उसके पास सॉल्वेंसी नहीं है। हाँ, मगर जिसके पास में घर है या कुछ है मॉर्गेज रखने के लिए, उसको लोन इजीली मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास में ये पावर, मतलब अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की कंडीशन में कंपनी है या नहीं, दैट इज योर नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी। देन प्रिपेयर और प्रिपेयरिंग बजट। बजट क्या होता है? बजट होता है प्रीवियस डेटा पे बेस्ड एक फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर डेटा। मैंने क्या बोला? प्रीवियस डेटा के बेस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे प्रीवियस डेटा था सेल्स का, सपोज 10 लाख, इसके बेस पे आपने फोरकास्टिंग करी बजट के लिए कि भाई इस साल में एटलीस्ट 15 लाख का सेल, मतलब इसी को आप 5 लाख से बढ़ा देंगे, 15 लाख का सेल करूँगा। यदि 15 लाख का सेल करना है तो इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर, इतना ये, इतना वो, मतलब आपकी फोरकास्टिंग क्या है? इस प्रीवियस डेटा पे बेस्ड। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये एक पूरा अकाउंटिंग ईयर का डेटा प्रोवाइड करता है, और उसके थ्रू पे आप फोरकास्टिंग करते हैं फॉर द कमिंग ईयर। मैं ये करूँगा तो इतनी कॉस्टिंग आएगी, तो इतना प्रॉफिट अर्न होगा। तो वो आपको जो प्रीवियस डेटा है वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी। अब नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी में जैसे हम कहते हैं कि हमारा अपना एक हेल्थ, यदि हम हेल्थ को लेते हैं तो हम अपने हेल्थ के कुछ मेजरमेंट्स है, भाई इनका बीपी कितना है, इनका शुगर कितना है, दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ। ऐसे मैंने आपसे कहा नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है कि यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियली कितनी साउंड है, ये पता करने के लिए भी हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। जैसे हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल लेते हैं, सॉल्वेंसी निकाल लेते हैं, ईपीएस निकाल लेते हैं। तो ये सब क्या है? मेजरमेंट्स। इनके थ्रू हम देख लेते हैं कि द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी इज गुड और बैड। ओके, इसके अलावा हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस। देखिए, स्ट्रेंथ जरूरी है, तो SWOT एनालिसिस में आपको बताया गया जैसे स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, वैसे वीकनेस भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीकनेस पता चलेगी तभी तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे। जब आपको वीकनेस पता चलेगी तभी तो आप उन चीज़ों को अलग करके आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो वीकनेस क्या है ये आपको कैसे पता चलेगी? थ्रू द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट इज फॉर इंटर कंपनी कंपैरिजन। अब ये जो कंपैरिजन वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है कि जब भी आप किसी को किसी से कंपेयर करते हैं तो आपको पता है तो प्लस मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। तो यदि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आप प्लस की तरफ कैसे जाएंगे? मतलब आपको यदि अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म को या कंपनी को compete करना है या उसको आपको उससे आगे निकलना है, तो आपको एक कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन आप कब कर पाते हैं? जब आपके पास का डेटा और उसके पास का डेटा, उस कंपनी का डेटा भी आपके पास, और डेटाबेस के बेस पर ही आप कंपैरिजन कर पाते हैं। तो वो डेटाबेस आपको कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बेस पे आप इंटर
कंपेयरिंग करके, इंटर कंपनी कंपेयरिंग स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि यदि वो कंपनी ग्रो कर रही है तो क्यों ग्रो कर रही है और मैं कहाँ पर मेरे इसकी लैकिंग हो रही है, राइट। तो ये सारे इवन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोरकास्टिंग करने में। ये हमने जिसको बजट बोला है, इसी के लिए कई बुक्स में आपको एक और वर्ड मिलेगा, फोरकास्टिंग, हेल्प इन फोरकास्टिंग। तो बजट में भी हम वही करते हैं फॉर द कमिंग ईयर के लिए या फॉर द फ्यूचर के लिए हम एक मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं, और फोरकास्टिंग में भी हम वही करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया इसकी इम्पोर्टेंस कि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते क्यों। अब ये तो हो गया, जैसे स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है कि भाई डेटा चाहिए, तो डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा की इंपॉर्टेंस। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द डेटा, after the analysis of the statement or for the analysis of a statement, this is the importance why we are doing analysis. Now what, ये जो वर्ड हमने यूज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी कवरेज क्या है, इसमें क्या क्या आएगा जिससे हमें ये सारी चीजें पता चल जाए। तो इसमें क्या क्या आता है उसके लिए हम देखेंगे कि हमने इसको बाइफरकेट किया है 2 कैटेगरीज में, और ये जो बाइफरकेशन है 2 कैटेगरीज, ये हमारी कंपनी एक्ट के हिसाब से। कंपनी एक्ट में कहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल हैं, राइट। तो जो चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं उसको उसने कहा है स्टैट्यूटरी, उसने कहा है स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट। अब स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट जब उन्होंने बोल दिया है तो स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट में पहला आता है आपका बैलेंस शीट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में आते हैं आपके डायरेक्टर्स रिपोर्ट, देन चेयरमैन स्पीच, एंड लास्ट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट। बैलेंस शीट यू नो वेरी वेल, पूरे आपकी कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज का स्टेटमेंट, P&L, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड योर इनकम्स, राइट। तो यहां से हमें पता चल जाता है प्रॉफिट क्या है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड चेयरमैन, ये दोनों कंपनी के लोग, ये कहते हैं कि कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज। इन दोनों की जो रिपोर्ट या स्पीच है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आपके इन्वेस्टर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि कंपनी की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, कंपनी किस तरफ डाइवर्ट हो रही है और क्या क्या ऐड करने वाली है और किस तरफ ट्रेड करने वाली है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सब उसे पता चलता है। तो ये सब शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मगर ये auditor's report is very important. Why? Because auditor is an expert in accounting, or we can say he is a specialized in accounting field, right? तो जरूरी नहीं है कि जितने इन्वेस्टर्स या जितने भी लोग उस कंपनी से जुड़े हैं वो सब कॉमर्स स्टूडेंट रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है उसको अकाउंट्स की डेप्थ नहीं है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस सब में कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है इस ऑडिटर पे क्योंकि इसने पूरा ऑडिट किया, उसने पूरा चेक किया है उनके अकाउंट्स को, और उस चेकिंग के बाद इसने ये रिपोर्ट बनाई है। तो इस रिपोर्ट में उसने उसके सारे लूप होल्स, जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी गुड थिंग्स हैं, उसने सब लिखी है। तो और ऊपर से ऑडिटर क्या है, ये तो इंटरनल है, कंपनी के अंदर के लोग हैं, लेकिन ये कंपनी के बाहर का है, इसका कंपनी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि ये उनके साथ में कुछ मतलब बायस नहीं हो सकता है। तो इसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ही स्पेशलाइज्ड और ही इज अ एक्सटर्नल बॉडी, तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। उसके बाद हम आते हैं हमारे इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट जो है वो कहता है वॉलंटरी। वॉलंटरी स्टेटमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहला समराइज्ड अकाउंट, हम आपको
आपके लिए समराइज अकाउंट तो आपने अभी तक कभी नहीं बनाया है, फाइनल ईयर में आ गए। समराइज अकाउंट हम उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें यहीं से इंफॉर्मेशन निकलती है, लेकिन ये उनके लिए बनाई जाती है जिनको अकाउंट्स की डेप्थ नहीं होती है, लेकिन वो ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है, तो उनके लिए एक समराइज अकाउंटिंग, उसी को एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा समराइज्ड हाइलाइट्स। देखिए पूरा मैच नहीं देख पाए, सिर्फ हाइलाइट्स देख ली, सिर्फ हाइलाइट्स देख ली तो पता चल गया मैच कब कहाँ कैसे टर्न हुआ, राइट। समराइज्ड हाइलाइट्स, इसमें भी सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो सब इसमें शो की जाती हैं, ठीक है। तो यदि कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता है और फिर भी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ में एनालिसिस वाला पार्ट करना चाहता है तो वो इसके थ्रू देख सकता है, राइट। एंड थर्ड पार्ट जो है समराइज्ड अकाउंटिंग एंड हाइलाइट्स के बाद में वो है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आप लोग बहुत लेते हैं एग्जाम के समय पे। क्या होता है सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट मेन कॉपी के अलावा सप्लीमेंट्री लेते हैं, मेन कॉपी के अलावा और क्या क्या होता है? मेन कॉपी के अलावा और होता है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद में होता है इसमें फंड फ्लो, और इसमें 10 years स्टेटमेंट, और इसमें होता है आपका सिग्निफिकेंट रेशोज, और लास्ट होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये सब सप्लीमेंट्री में होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, 10 years स्टेटमेंट, 10 years की समरी, मतलब पुराने 10 years में क्या सेल्स था, क्या प्रॉफिट था, दिस। और सिग्निफिकेंट रेशो मतलब वो स्पेसिफिक रेशो जो एक कॉमन मैन जैसे जो अकाउंट्स का नहीं उसे भी पता है कि भाई जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या होता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टेड है ईपीएस जानने में, तो यहाँ पर उसको ईपीएस मिल जाएगा, राइट। और अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं, उसकी अकाउंटिंग, जैसे डेप्रिसिएशन ही है फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, तो डेप्रिसिएशन से हम सब लोग फेमिलियर हैं, ईच एंड एवरी लेवल, स्कूल, कॉलेज, पीजी, एवरी लेवल इज नोन वेरी वेल व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन की पॉलिसी भी अलग अलग होती है, कौन कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहा है, कौन कौन सी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहा है, तो ये सब यहाँ पर लिखा होता है। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो ये आज हमने क्या क्या जाना कि व्हाट इज एक्चुअली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से आता है, अकाउंटिंग साइकिल से आता है। अकाउंटिंग साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते क्यों हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और मोटो, और यू कैन से द इम्पॉर्टेंस ऑल्सो। ये जो रीजंस अपन ने लिए थे ये हर जगह फिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने लिया कि एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है। हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक छोटी सी सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल नहीं है, दिस इज द होल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सम आर कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, ये सब आपको शो करना है, ये सब आपको अपने जो भी आउटसाइडर्स हैं उन सबको ये सब दिखाना है। कौन कौन से? बैलेंस शीट, पीएनएल, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन स्पीच एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद हमने कहा कि कुछ ऑप्शनल, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग प्लानिंग आजकल कंपलसरी में आ गया है, आपको दिखाना ही पड़ेगा कि आप कैसे, आप यदि किसी रिजर्व या फंड में ट्रांसफर करते हैं तो आप कितना करते हैं, ये सब भी। लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं ये अपन ने ऑप्शनल रखी है। यदि कंपनी चाहे तो ये स्टेटमेंट शो कर सकती है, चाहे तो नहीं भी शो कर सकती है, राइट। तो ये है हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद में हम आते हैं कि चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने बना लिया,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई यानी स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में देखें तो दिस इज द डेटा, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेटा। अब आपके पास में बहुत सारा डेटा है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो मीन या मोड या मीडियन, ताकि आप क्या निकाल सके, रिजल्ट या फाइंडिंग्स निकाल सके, राइट। इसी तरह से हम इसमें करते हैं। अब एनालिसिस करना है यानी यहाँ पर भी क्या निकालना है, एक तरह से फाइंडिंग्स ही निकालना है। तो अब इसके कुछ टूल्स होने चाहिए, इसमें कुछ मेथड्स होनी चाहिए, तो उस मेथड्स के क्या नाम है, और वी कैन से द टूल्स, टूल्स के नाम से मिलेगा आपको ये, या मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये टूल्स और मेथड्स पे ध्यान दें, बस ये टूल्स और मेथड्स में जितने लिख रही हूँ बस यही आपकी बुक के चैप्टर्स। सबसे पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, then ratio, analysis, then fund flow and cash flow, and cash flow statements। कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव और कॉमन साइज अभी हम लेंगे इसी लेक्चर के बाद। ट्रेंड एनालिसिस ये हम स्टैटिस्टिक्स में बीकॉम सेकेंड ईयर में कर चुके हैं। ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, कई ईयर का हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, उससे हम इंडेक्सिंग निकाल के उसको ग्राफ के थ्रू हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है ट्रेंड एनालिसिस। एवरेज एनालिसिस ये वाला जो पार्ट है सबसे वीक पार्ट होता है एनालिसिस का। क्यों? क्योंकि एवरेज आपको पता है द लोएस्ट, फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सारे डेटा, सारी वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि एवरेज यदि हम 10 ईयर्स का एवरेज निकाल रहे हैं कंपनी का, और हम बात कर रहे हैं कि भाई अभी हमें उसमें पैसे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या इन फ्यूचर हमें पैसे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो वो जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो अभी के आपके डिसीजन को उतना इफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की सारी वैल्यूज आती हैं, और जब उसका एवरेज निकलता है तो वो हमारे डिसीजन को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हमारे डिसीजन लेने में हमें हेल्प नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन ये रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये दीज आर द टूल्स, इनके थ्रू हम एनालिसिस करें। एनालिसिस करना है तो वो कैसे करना है, तो इनके थ्रू करना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो इसमें हम बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों का कंपैरेटिव करेंगे, देन कॉमन साइज वो भी दोनों का करेंगे, पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों का। देन ये दोनों सिर्फ आपको एज अ थ्योरी है इस ईयर में, क्योंकि ट्रेंड आप स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं और ये उतना एवरेज भी आपने पढ़ लिया उसमें। उसके बाद में रेशो भी आप वैसे 12th में पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी रेशो एनालिसिस आपको लास्ट तक रहेगा, पीजी में भी है, यूजी में भी है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे टूल्स लेंगे और देखेंगे कि इसके थ्रू एनालिसिस कैसे किया जाए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर, ये पूरा बुक जो आपके लिए रखी हुई है, क्यों रखी है, आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू बेटा।